चलिए हम लोग का शुरू किया जाए। तो हम लोग का चल रहा था जो टॉपिक, उसका नाम है काइनेमेटिक्स। तो काइनेमेटिक्स में मोशन इन वन डायमेंशन, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो मोशन इन वन डायमेंशन में जो बेसिकली दो बात बताया गया था, पहला बात यह बताया गया था कि अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहे हैं तो कवर करने के लिए बहुत सारे रास्ते हो सकते हैं। इन सभी रास्तों के लंबाई का जो बोला गया था कि इस रास्ते की लंबाई को हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। इन सब में एक खास रास्ता होता है जो कि स्ट्रेट लाइन पाथ होता है। इसकी लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं? इसकी लंबाई को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। अन्य सभी पाथ के लिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा। जैसे मान लीजिए कोई यहां से यहां पहुंचा, पॉइंट 1 से पॉइंट 2, तो इसने डिस्टेंस ज्यादा कवर किया होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट कम होगा। लेकिन एक पाथ है जो सबसे खास है, वो है स्ट्रेट लाइन पाथ, जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? बराबर होता है। अन्यथा ये रिलेशन बोला गया था कि डिस्टेंस जो है दैट इज ऑलवेज गोइंग टू बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, कि ये उससे बड़ा होगा। उसके बाद हम लोगों ने ये बताया था कि कौन बॉडी कितना फास्टली चल रहा है और कौन बॉडी कितना स्लो चल रहा है। उस बात को निर्धारित करता है फैक्टर, जिसको हम लोगों ने स्पीड नाम दिया था, और इसका वैल्यू बोला गया था डिस्टेंस बाय टाइम, इसके बराबर होता है। फिर यह बोला गया कि अगर स्पीड को देखा जाए तो अगर बॉडी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाती है तो रास्ते भर उसके पास अलग अलग क्या हो सकता है? रास्ते भर उसके पास अलग अलग स्पीड हो सकता है। तो हम लोग एक एवरेज वैल्यू बताते हैं जो हमको बस आइडिया देता है कि इस जर्नी में ऑन एवरेज जो अपना स्पीड होगा वो कैसा रहा होगा। हो सकता है स्पीड इस एवरेज से ज्यादा कम बहुत सारे वैल्यू रहे हो, बट ऑन एवरेज इतना डिस्टेंस बॉडी ने तय किया होगा। तो एवरेज स्पीड के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो चलिए एवरेज स्पीड पे एक आध क्वेश्चन और करते हैं। जिस तरीके का क्वेश्चन आता है, तो क्या बोला जा रहा है कि इफ द बॉडी कवर्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स with a speed v and the other half with speed 2v, then the average speed of the body for the complete journey, कि बताइए इस पूरे जर्नी के लिए जो एवरेज स्पीड है वो कितना रहा होगा। तो पहला बोला जा रहा है एवरेज स्पीड रहा होगा 3v/2 के बराबर। अगला बोला जा रहा है एवरेज स्पीड जो रहना चाहिए वो 4v/3 के बराबर। उसके आगे बोल रहा है एवरेज स्पीड 5v/3 के बराबर, और सबसे लास्ट बोला जा रहा है 5v/2 इसके बराबर। कितना होना चाहिए एवरेज स्पीड? देखिए सबसे पहले इस तरीके के प्रॉब्लम्स में आपको बोला गया था कि टोटल डिस्टेंस को मान लो, कि टोटल डिस्टेंस को आप कुछ वैल्यू दे दो। तो टोटल डिस्टेंस मैंने माना कि चलो भाई d के बराबर है। इसमें से क्या बोला गया कि जर्नी 2 पार्ट में हुआ है, तो आधा पार्ट में जो डिस्टेंस हुआ है उसको नाम दिया गया d1, जिसका वैल्यू d/2 के बराबर है, और दूसरा हाफ जो है इसमें जर्नी हुआ है और इसका वैल्यू d/2 के बराबर। ऐसा ऐसा है, आधा जर्नी बोला है डिस्टेंस का। फिर देखिए पार्ट 1 के बारे में क्या बोला जा रहा है
कि इस पार्ट में जो वेलोसिटी है वो v1 इक्वल टू v के बराबर है। फिर आधा जर्नी के बाद ड्राइवर को मन हुआ कि स्पीड को बढ़ाते हैं, तो उसने अपना स्पीड को डबल करके 2v बना लिया कि कोई 30 का स्पीड से आधा जर्नी किया तो उसके बाद स्पीड 60 हो गया। अब एवरेज स्पीड के लिए जब भी प्रॉब्लम आता है तो एवरेज स्पीड में हम लोगों को कुछ नहीं निकालना होता है, ऊपर में पुट करना होता है कि भाई टोटल डिस्टेंस कितना खर्चा हुआ, नीचे में पुट करना होता है कि भाई इस टोटल डिस्टेंस को कवर करने में टोटल टाइम कितना लगा होगा। तो यहां पे देखिए टोटल डिस्टेंस के लिए तो पता ही है कि d1 प्लस d2, या तो ऐसे बोले या शुरू में ही डिस्टेंस को d बोला गया है टोटल डिस्टेंस। टाइम के बारे में जानकारी नहीं है तो टाइम के बारे में t1 प्लस t2 ऐसे लिख दिया गया। अब देखो हम लोगों को पहले ही बोला गया कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, जरूरत पड़े तो घुमा के कुछ भी लिखा जा सकता है। अब की बार टाइम चाहिए तो डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा। तो पार्ट 1 में जो टाइम t1 लगा तो पार्ट 1 का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय पार्ट 1 का स्पीड, इसका वैल्यू पुट कीजिएगा, ये d/2 भी इसके बराबर आया। सिमिलरली पार्ट 2 में जो टाइम लगा तो पार्ट 2 में कितना डिस्टेंस डिवाइडेड बाय पार्ट 2 में कितना वेलोसिटी, तो पार्ट 2 का डिस्टेंस देखिएगा तो वो d/2, इसका 2 और नीचे में ये 2, तो ये कितना हो जाएगा d/4 भी के बराबर। तो अब देखिए सब कुछ पता है, डिस्टेंस में ऊपर में d/2 प्लस d/2 दो बार करेंगे, d1 और d2 दोनों है d/2 तो d के बराबर आ जाएगा। नीचे में देखिए तो पहला टर्म है d/2 भी, दूसरा टर्म है d/4 भी। अगर चाहे तो यही से हम लोग क्या कर सकते हैं, यही से d को कॉमन करके कैंसिल कर दीजिए। d को कॉमन करके कैंसिल करेंगे तो ऊपर में देखिए अब यहां से नीचे का हिसाब केवल बच गया कि 1/2 भी प्लस 1/4 भी, ऊपर से तो d को कॉमन करके हटा ही दिए हो। नीचे का एलसीएम देखेंगे तो सबसे नीचे एलसीएम कितना बनेगा 4 भी, यहां पे ऊपर में देखिएगा तो यहां पे 2 बचेगा, यहां पे 1 बचेगा। जो हम लोगों का नियम होता है फ्रैक्शन डिवीजन का, उसके हिसाब से 4 भी को सबसे ऊपर चला जाना चाहिए। तो एवरेज वेलोसिटी देखिए 4 भी डिवाइडेड बाय 3 इसके बराबर एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड का वैल्यू आया। तो इस तरीके के लिए आपको यह भी बोला गया था ये फॉर्मूला भी एप्लीकेबल है बट विथ अ स्पेशल कंडीशन कि दोनों पार्ट आधा आधा होना चाहिए। कि भी एवरेज के लिए आपको बोला गया था, ये याद रख लो तो और बढ़िया है, 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2 कि आधा जर्नी में v1 हो आधा जर्नी में v2 हो तभी ये लगाना। यहां पे देखिए 2 इंटू v1 का वैल्यू v, v2 का वैल्यू 2 भी, नीचे में v1 प्लस v2 तो v प्लस 2 भी। देखिए एक एक बार v कट जाएगा, ऊपर में 4 भी बच जाएगा, नीचे में 3 बच जाएगा। तो अगर डायरेक्टली याद है इसलिए बोला भी गया था कि एवरेज स्पीड से इसको याद रखने का कोशिश कीजिए कि अगर आधा जर्नी v1 से और आधा जर्नी v2 से हुआ है तब जाके डायरेक्टली ऐसा अप्लाई कर सकते हैं। ये कब अप्लाई नहीं होगा इस आधार पे चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, इसको सॉल्व कीजिए। देखिए फिजिक्स में आपको एक ही अप्रोच है जो फिजिक्स में बचा सकता है कि आप कितना भी फॉर्मूला पढ़ लेते हैं वो अपनी जगह है, ठीक है, आपको फॉर्मूला आता है आपने बनाया, बाकी फिजिक्स के प्रिपरेशन का एक ही अप्रोच होना चाहिए, वो है न्यूमेरिकल बेस्ड अप्रोच। देखिए क्रैश कोर्स जैसे बैचेस में तो पॉसिबल नहीं है उतना न्यूमेरिकल कराया जाए, बाकी अगर आप रेगुलर बैचेस में देखिएगा तो यहाँ पे स्पेसिफिकली मेरे क्लास का पर्पस ही यही होता है कि अगर एक थ्योरी प्रोजेक्ट किया जा रहा है तो उसके ऊपर सफिशिएंट न्यूमेरिकल बनाया जाए, क्लासरूम में ही इतना न्यूमेरिकल बनाया जाए कि स्टूडेंट लोग को जब वो सॉल्व करने जाए वर्कबुक वगैरह तो उनको ये ना लगे मेथोडोलॉजी क्या है। क्लासरूम में टीचर को सॉल्व करने के दौरान बहुत लोगों का जेन्युइन क्वेश्चन होता है कि हमको समझ नहीं आता है, कि सारा बात हम समझ गए हमको लेकिन हमसे न्यूमेरिकल नहीं बनता है,
तो उसी फियर को खत्म करने के लिए अगर यही से सफिशिएंट न्यूमेरिकल बना दिया जाए, यही पे क्वेश्चन देख के आप समझ रहे जाओ कि किस डायरेक्शन को अप्रोच किया जा रहा है, तो डेफिनेटली आपका जो खुद का सेल्फ सॉल्विंग का टाइम आएगा तो आपको हेल्प करेगा। बाकी आपको प्रिपरेशन, चाहे आपका गोल इस ईयर निकालना हो, नेक्स्ट ईयर निकालना हो, जब भी प्रिपरेशन होगा ये अप्रोच फिजिक्स में लाना ही पड़ेगा। और ऐसा तो हो नहीं सकता है कि कोई एक सब्जेक्ट को इग्नोर करके हम लोग का प्रिपरेशन हो जाए। सभी सब्जेक्ट इंपॉर्टेंस का है, तो फिजिक्स में स्पेशली आपको सॉल्व ही करना है फाइनल दिन भी। चलिए ये क्वेश्चन लिखिए, क्या बोला जा रहा है कि इफ अ बॉडी मूव्स 1/3 of the total distance with a speed 2v and last and remaining भी बोल सकते हैं, लास्ट 2/3 भी बोल सकते हैं, and remaining of the distance with speed v, then the average speed of the body for the complete journey is। पहला बोला जा रहा है कि जो एवरेज स्पीड होना चाहिए वो 3v/2 इसके बराबर होना चाहिए। अगला बोला जा रहा है 6v/5 इसके बराबर होना चाहिए। उसके बाद बोला जा रहा है 5v/2 इसके बराबर होना चाहिए। एक और ऑप्शन छोड़ देते हैं, इनमें से कुछ ना आए। देखिए अब की बार क्या है कि आप ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते हैं। ये फॉर्मूला में पहले ही बोला गया है कि एक ही एजम्पशन है कि आधा दूरी v1 से और आधा दूरी v2 से। यहां आधा आधा का हिसाब नहीं है। यहां पे अगर सोचो तो क्या बोला गया है, यहां पे सोचिए तो यहां पे जो दूरी बोला गया है उसमें क्या बोला गया है कि अगर मान लो मैं टोटल डिस्टेंस को d मान रहा हूं तो इसका 1/3 पार्ट कहने का मतलब कि d/3 ऑफ जो पार्ट है d1 इक्वल टू d/3। यहां पे स्पीड किसके बराबर था, तो यहां पे बहुत ज्यादा स्पीड था, 2v के बराबर था। इतना दूरी ट्रेवल करने के बाद जो बचा हुआ है तो 1/3 चला गया तो 2/3 बचेगा, या d में से d/3 को घटाएंगे तो बचा हुआ दूरी कितना के बराबर, 2d/3। d2 का वैल्यू इसके बराबर होना चाहिए। फिर इस पार्ट में स्पीड घट के कितना हो गया है, तो इस पार्ट में स्पीड घट के v के बराबर ही बचा है। अब यहां से हम लोगों को पूछा है कि बताओ एवरेज स्पीड क्या होगा, तो एवरेज स्पीड का यहां पे मतलब ऊपर में हम लोग जानते हैं, ऊपर में हमको चाहिए टोटल डिस्टेंस। एक पार्ट में हो, 2 पार्ट में हो, 3 पार्ट में हो, जितना भी पार्ट में हो ऊपर में चाहिए टोटल डिस्टेंस, और नीचे में हम लोगों को चाहिए होता है क्या, नीचे में हम लोग को चाहिए होता है टोटल टाइम। तो ऊपर में टोटल डिस्टेंस आप d1 प्लस d2 को भी अगर जोड़े तो भी जोड़ के तो d ही आना है, d/3 प्लस 2d/3। नीचे में टोटल टाइम के लिए अगेन t1 प्लस t2 करना पड़ेगा। तो जैसे पहले निकाले हैं अभी भी निकाल सकते हैं कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय वेलोसिटी, तो पार्ट 1 का डिस्टेंस बाय पार्ट 1 का वेलोसिटी, तो टाइम 1 इक्वल टू d/6 भी ऐसा होना चाहिए। सिमिलरली पार्ट 2 में अगर टाइम चाहिए तो पार्ट 2 का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय पार्ट 2 का वेलोसिटी, तो ऊपर में देखिए 2d बच जाएगा, नीचे में 3 और भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2d/3 भी ऐसा हो जाएगा। तो इसको पुट करें तो d1 और d2 को अलग अलग पुट करके फिर से जोड़े, या हम लोग जानते ही हैं टोटल डिस्टेंस d के बराबर था। यहां पे पहला पार्ट में टाइम लगा है,
d/6 भी दूसरा पार्ट में टाइम लगा है, 2d डिवाइडेड बाई 3 भी इसके बराबर। अब अगर इन दोनों को जोड़ना है तो यहां पे देखिए इसका वैल्यू, तो d ऊपर का और नीचे का, ये d कॉमन होके कैंसल हो जाएगा। नीचे में एलसीएम 6b और 3b में 6b एलसीएम होना चाहिए, यहाँ पे 1 बचना चाहिए, यहाँ पे क्या बचना चाहिए, d कटा है 2 तो है ही, तो 2 इंटू 2 किसके बराबर बच जाएगा, 4 के बराबर। फाइनली एवरेज वेलोसिटी देखिए 6v डिवाइडेड बाई 5 इसके बराबर एवरेज स्पीड आ गया। तो यहां पे हम लोग क्या पकड़ रहे हैं, यहां पे हम लोग देख रहे हैं क्या कि यहां पे जो एवरेज स्पीड है वो आपका इस फॉर्मूला से नहीं निकल सकता, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है, इधर 1/3 है, इधर 2/3 है। अगर आधा आधा हो तो निकल सकता है उस फॉर्मूला से, तो इस फॉर्मूला का ये एक्सेप्शन है, इसको भी ध्यान रखना है कि सीधे ऑलवेज नहीं लगा देना। चलिए अब अगला बात को समझने का हम लोग कोशिश करते हैं। तो ये हम लोगों का एवरेज स्पीड का बारे में इंफॉर्मेशन था। अब देखिए उसी तरीके से हम लोगों ने देखा कि दो लोग थे, एक का नाम था क्या, एक का नाम था स्पीड और एक का नाम था डिस्टेंस। उसी तरीके से इस बात को समझने के लिए कि मान लो अगर हम लोगों ने यहां पे एक पानी का जग रख दिया है कि ऐसा करके इसमें पानी भरा हुआ है, एक पर्सन ए जो है वो इस साइड सो रहा है और पर्सन बी जो है या इस साइड खड़ा है, ऐसा। अगर मैं आपको सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन दूं कि किसी ने आके इस जग को क्या किया, किसी ने आके इस जग को धक्का मार दिया, तो यहां पे कौन गीला होगा, किसका बॉडी वेट कर जाएगा, ये कैसे बता सकते हैं, ए का करेगा या बी का, किसी ने धक्का मारा तो ये आप ऐसे नहीं बता सकते, ये बात आप ऐसे नहीं बता सकते। यही से फिजिक्स में एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ जाता है, उसको बोला जाता है डायरेक्शन। कि अगर मैं केवल बोल दूं कि आपका क्या है, धक्का लगा दिया गया है, तो कौन सा ये जगह पे गिरेगा पानी, आप नहीं बता सकते। मैं अगर बोल दूं डॉक्टर जोन के सामने का रोड ऑलमोस्ट स्ट्रेट है, मैं अगर बोल दूं कि डॉक्टर जोन से 100 मीटर की दूरी पे मुझे आप मिलो, तो डॉक्टर जोन से 100 मीटर का दूरी पे आप तय नहीं कर पाओगे कि 100 मीटर में इस साइड जाऊं या 100 मीटर जिधर बीएसएफ है उधर जाऊं या बीएसएफ जिधर नहीं है उसके अपोजिट जाऊं, आप नहीं बता सकते। तो फिजिक्स में कुछ कुछ सिचुएशन ऐसा होता है, जैसे मैंने मान लो बोला कि तुम्हारा दोस्त साइकिल चला रहा था, उसको किसी ने धक्का मार दिया, तो साइकिल चला रहा था, उसको किसी ने धक्का मारा, तो उसका स्पीड घटेगा कि बढ़ेगा, आप नहीं बता सकते हो। अगर मान लो ऐसे साइकिल चला रहा है, तो अगर उसको धक्का मारा है तो किधर से मारा है, मान लो मैं आऊं और इसको ऐसे धकेल दूं, तो साइकिल वाला के लिए बहुत बढ़िया है, उसका स्पीड बढ़ जाएगा। इधर से कोई आए और कोई इस तरीके से धक्का मार दे, साइकिल ऐसे आ रही है और उसका स्पीड क्या होगा, घट जाएगा। तो इसी बात को समझाने के लिए बोला गया कि कुछ कुछ लोग ऐसे थे जिनके बारे में जब तक डायरेक्शन ना दिया जाए वो उनके बारे में सूचना इनकम्प्लीट है। कि किसी ने कहा कि फोर्स लगाया गया कितना का, किसी ने बोला फोर्स लगाया गया 5 न्यूटन का, तो फोर्स जो लगाया गया वो ऐसे लगाया गया इस बॉडी पे, ये एक अलग फोर्स हो गया, या फिर फोर्स ऐसे लगाया गया। इसी पोडियम को इधर से धक्का मारूं तो उधर गिरेगा, उधर से धक्का मारूं तो इधर गिरेगा। मतलब जब तक फोर्स का डायरेक्शन नहीं पता है हम फिजिकल सिचुएशन को समझ ही नहीं सकते। जब तक हमको ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट है कि 100 मीटर इस साइड डिस्प्लेस हुआ है या 100 मीटर इस साइड डिस्प्लेस हुआ है, जब तक ये बात पता नहीं चलेगा तब तक सिचुएशन क्लियर ही नहीं होगा। ये कुछ क्वांटिटी के साथ प्रॉब्लम है, फिर कुछ क्वांटिटीज है जिनके साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। बाजार से आप गए 2 किलो चीनी लेके आए, तो ये जो 2 केजी है
जस्ट एक अमाउंट है कि 2 केजी लेके आए तो इतना लेके आए, इसके साथ ऐसा कुछ नहीं है कि इधर की ओर या उधर की ओर। सिमिलरली मान लो यहां से घर जाने में हमको अगर 10 मिनट लगा तो 10 मिनट लगा, इसमें कुछ डायरेक्शन का पेच नहीं है। तो इसी आधार पे 2 तरीके का क्वांटिटीज के बारे में बताया गया। पहला क्वांटिटी था स्केलर, तो स्केलर क्वांटिटी पहले ही बोला गया कि थ्रो आउट द फिजिक्स, आप जो भी पढ़ रहे हैं वो सब है स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, कि जितना भी लोगों का हम लोग नाम लेते हैं फिजिक्स में वो सब एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो एक स्पेशल ग्रुप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी है जिनके बारे में बोला गया कि दोज फिजिकल क्वांटिटी, कि वो सभी फिजिकल क्वांटिटी विच डू नॉट रिक्वायर, कि जिनको जरूरत नहीं है, डू नॉट रिक्वायर और हैव डायरेक्शन फॉर देयर स्पेसिफिकेशन आर कॉल्ड स्केलर, कि स्केलर वो ग्रुप ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि मास का कोई क्या होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। 2 केजी है तो 2 केजी है। टाइम का भी कोई डायरेक्शन नहीं होता है। सिमिलरली जितना चीज हम लोग अभी तक पढ़े हैं उसमें डिस्टेंस का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। 100 मीटर दूर गया, डिस्टेंस नहीं बता सकता। उसी तरीके से आगे और पढ़ेंगे क्वांटिटीज, जैसे एनर्जी के पास डायरेक्शन नहीं होता है, वर्क के पास डायरेक्शन नहीं होता है। ऐसे ही बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज पहला कैटेगरी में आएगा। धीरे धीरे पढ़ेंगे तो लिस्ट बढ़ते चला जाएगा। जैसे बोले यूनिट और डायमेंशन बताया जाएगा, जिस दिन जिस क्वांटिटी को पढ़ेंगे वैसे ही उस दिन ये भी बताया जाएगा कि ये फलाना क्वांटिटी स्केलर है और ये वाला क्वांटिटी वेक्टर है। सिमिलरली ये बोला गया कि वेक्टर क्या है, कि वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटीज है कि जिनको हर हाल में क्या चाहिए, कि वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटी है कि दोज फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर क्या मीडियम फॉर, रिक्वायर मीडियम हो गया, डायरेक्शन होना चाहिए, फॉर रिक्वायर डायरेक्शन और हैव डायरेक्शन, उनके पास डायरेक्शन होता है या बिना डायरेक्शन के उनका मीनिंग जो है वो इनकम्प्लीट होता है। कि फोर्स का जब तक डायरेक्शन ना बोला जाए फोर्स के बारे में बताया ही नहीं जा सकता है कि उस फोर्स का क्या है मतलब। डायरेक्शन फॉर देयर स्पेसिफिकेशन आर कॉल्ड वेक्टर्स। तो ये तो वेक्टर और स्केलर का बेसिक इंट्रोडक्शन है। फिर मोशन इन 1D जब कंप्लीट होगा तो सेपरेटली एक सब टॉपिक होगा जिस चैप्टर का ही नाम क्या होगा, जिस चैप्टर का ही नाम होगा वेक्टर। तो वेक्टर को समझने का सबसे आसान या वेक्टर के दुनिया का किंग जो है वो है फोर्स, कि फोर्स के जरिए वेक्टर्स को बहुत आसानी से समझा जा सकता है। सिमिलरली जो हम लोग अभी तक में पढ़े हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। सिमिलरली क्या है, सिमिलरली वेलोसिटी क्या होता है, वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इसी तरीके से जैसे स्केलर की संख्या थी वैसे ही वेक्टर्स का भी बहुत सारा संख्या होगा, कि बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी जिनके बारे में हम फ्यूचर में पढ़ेंगे उनको या तो हम स्केलर बोलेंगे नहीं तो हम वेक्टर बोलेंगे। इन्हीं दोनों कैटेगरी से किसी एक में वो फॉल करने वाले हैं। तो पहले स्केलर और वेक्टर को समझना जरूरी था। अब देखिए अगला बात जो हम लोगों को समझना है वो ये समझना है कि जैसे स्पीड का जो भी रिश्ता है वो डिस्टेंस के साथ है। स्पीड का जो भी रिश्ता है वो डिस्टेंस के साथ है। स्पीड का बेसिक डेफिनेशन ही हम लोगों ने बोला था कि स्पीड इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम।
या हम लोग इसको ऐसे डिफाइन किए थे कि डिस्टेंस इन यूनिट टाइम, कि यूनिट टाइम में जितना डिस्टेंस कवर किया वही होता है स्पीड। फिर एवरेज स्पीड को डिफाइन कर दिया हम लोगों ने, कैसे? एवरेज स्पीड को डिफाइन कर दिया था टोटल डिस्टेंस के ऊपर में डिस्टेंस टोटल डिवाइडेड बाय क्या होना चाहिए? टोटल टाइम। ऐसा इसको हम लोगों ने पूरा जर्नी के लिए ऐसे डिफाइन किया। देखो जैसे यहां पे डिफाइन किए हैं, वेलोसिटी का सारा बात वही है, बस एक बात वेलोसिटी में क्या ऐड हो जाएगा कि वेलोसिटी का सारा रिश्ता डिस्प्लेसमेंट से है, कि द डिस्प्लेसमेंट क्या? द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन यूनिट टाइम इज, कि डिस्प्लेसमेंट कितना कवर होगा इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड क्या? इज कॉल्ड, उसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। कि डिस्प्लेसमेंट कितना कवर हुआ है यूनिट टाइम में, उसको बोला जाएगा क्या? उसको बोला जाएगा वेलोसिटी। वेलोसिटी को इसी तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय क्या? डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। तो जो बात बोला गया कि स्पीड क्या है? डिस्टेंस से उसका जन्म हुआ है। स्पीड हमेशा स्केलर होगा क्योंकि डिस्टेंस स्केलर है। उसी तरीके से वेलोसिटी का जन्म जो हुआ है वो हुआ है डिस्प्लेसमेंट से। जैसे वहां पे डिफाइन किए हैं क्या? एवरेज। जैसे मान लीजिए यहां पे हमको क्या चाहिए? अगर हमको यहां पे एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो आप टोटल जर्नी के लिए यहां पे ऊपर में कौन आ जाएगा? तो टोटल जर्नी के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या था? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ये इसके बराबर होगा। तो यहां से हम लोगों को क्या याद रखना है? यहां से हम लोगों को याद रखना है कि स्पीड का सारा रिलेशन डिस्टेंस से और वेलोसिटी का सारा रिलेशन किससे है? वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट से है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, वेक्टर स्केलर को समझते हुए आगे हम लोग जो बढ़ेंगे उसमें देखिए स्पीड और डिस्टेंस क्या है। स्पीड और डिस्टेंस जो है ये लोग स्केलर है। अगर यहां पे फिजिक्स के दुनिया में बोले तो स्केलर है, अपने दुनिया में हम लोग बोले तो ये लोग ब्लाइंड है। ये लोग ब्लाइंड है, इनके पास डायरेक्शन नहीं है, नो डायरेक्शन, कि इनके पास डायरेक्शन नहीं है। हम बता नहीं सकते। अगर मान लो कोई बोल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड, मुझे नहीं पता 5 मीटर पर सेकेंड इधर की ओर या इधर की ओर, अगर स्पीड पता है 5 मीटर पर सेकेंड, आप डायरेक्शन नहीं बता सकते हो। लेकिन ये जो अपना वेलोसिटी है और ये जो अपना डिस्प्लेसमेंट है, ये लोग अंधा नहीं है। इनके पास क्या होगा? इनके पास ऑलवेज डायरेक्शन होगा। ये लोग वेक्टर है। इनके पास क्या है? इनके पास आई है, कि ये आपको बता देंगे। तो इसीलिए यहां पे हम लोगों का परंपरा क्या होता है? साइन कन्वेंशन इन 1D, इसको हटाया जाए। देखिए साइन कन्वेंशन इन 1D जिसको बदला भी जा सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है, कि साइन कन्वेंशन फॉर वेक्टर्स इन 1D बाय डिफॉल्ट हम लोग क्या मानते हैं कि जो भी चीज इधर की ओर रहेगा, जो भी चीज इधर की ओर रहेगा, मान लो कोई इधर की ओर मूव कर रहा है, राइटवर्ड को क्या किया जाता है? ज्यादातर 99% टाइम राइटवर्ड को पॉजिटिव लिया जाता है। जैसे कि मान लीजिए इस डायरेक्शन में अगर कोई फोर्स काम कर रहा है तो उसको ऐसे लिखा जाएगा 5 न्यूटन, कि अगर ये इधर की ओर काम कर रहा है। सिमिलरली 1D में क्या होता है? जो क्वांटिटी लेफ्टवर्ड होता है उनको हम लोगों के यहां परंपरा 1D में होता है निगेटिव लिखने का, कि अगर मान लीजिए कोई फोर्स ऐसे काम कर रहा है -5 न्यूटन, उसको लिखा जाएगा। तो वेक्टर के दुनिया में जो निगेटिव और पॉजिटिव है,
इसको देख के ये नहीं सोचना है कि कोई कमजोर है, नहीं। वेक्टर के दुनिया में निगेटिव और पॉजिटिव मींस डायरेक्शन ओनली। वेक्टर के दुनिया में जो निगेटिव और पॉजिटिव है वो बस उनका डायरेक्शन को शो करता है। एंड द वैल्यू ऑफ वेक्टर डिटरमाइन इट्स स्ट्रेंथ, की स्ट्रेंथ पता चलता है साथ में जो नंबर है उससे। कहने का मतलब यह है कि कोई आदमी ऐसे खड़ा था, उसके गाल पे इधर से आके एक जोरदार क्या मारा गया, जोरदार इधर की ओर से स्लैप किया गया, तो वो फोर्स था 5 न्यूटन का, ठीक है। अब क्या किया, अगली बार एक आदमी आया इधर से चाटा मारा और वो फोर्स था -5 न्यूटन का, तो निगेटिव वाले में ज्यादा बेइज्जती हुई क्या, ऐसा कुछ सोच रहे हैं? तो ऐसा बात नहीं है, ये बस डायरेक्शन को बताता है। अगर कोई फोर्स ऐसे काम कर रहा है 10 न्यूटन का, तो भले ही अगला फोर्स ऐसे काम कर रहा हो -20, बस ये बता रहा है कि फोर्स इधर की ओर काम कर रहा है। बाकी अगर ताकत की बात की जाए तो ये फोर्स ज्यादा ताकतवर है इधर से जो लगा है, ऐसा। तो ये बात यहां पे बोला गया कि वेक्टर्स में माइनस साइन सिर्फ इसलिए लगता है कि किसका डायरेक्शन किधर है। जो लोग बाय डिफॉल्ट हम लोग राइट वार्ड को पॉजिटिव लेते हैं, एक्स एक्सिस भी इधर की ओर ही पॉजिटिव होता है, और लेफ्ट वार्ड को निगेटिव लेते हैं। अब इसको यहां पे समझना है, जो चीजें हम अभी पढ़ने वाले हैं, कि मान लीजिए अगर कहीं पे ऐसा लिखा हुआ है कि स्पीड v इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, आप नहीं बता पाओगे कि किधर की ओर मूव कर रहा है। लेकिन अगर कहीं पे लिखा हुआ है वेलोसिटी v इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, तो यहां पे देखिए कहने का मतलब 5 मीटर पर सेकेंड से ऐसे मूव कर रहा है। गलती से किसी दिन जरूरत पड़ सकता है कि वेलोसिटी v इक्वल टू -5 मीटर पर सेकेंड, तो स्केलर क्या होता है, वो तो ऑलवेज ही पॉजिटिव होगा। वेक्टर के दुनिया में ही ऐसा हो सकता है। तो अब की बार का स्पीड देखिए ऐसा होगा। सिमिलरली अगर मान लीजिए डिस्टेंस कोई बोला मुझे 100 मीटर है, मैं नहीं बता पाऊंगा डायरेक्शन, यहां से 100 मीटर दूर है ये तो बता सकते हो, डायरेक्शन आप नहीं बता सकते हो। अगर कहीं पे कोई बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट कितना का हुआ है, कहीं पे कोई बोल रहा है डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर का हुआ है, तो s इक्वल टू प्लस लिखा नहीं जाता। अगर s इक्वल टू 100 मीटर है, तो ये मान लो अगर आपका ओरिजिन था, तो यहां से कितना दूर चला गया, तो देखिए s इक्वल टू 100 मीटर का मतलब ये हुआ। फिर क्या हुआ, अगर कहीं पे कोई बोल रहा है कि s इक्वल टू -100 मीटर है, तो ये आपका ओरिजिन है। देखो डिस्प्लेसमेंट बता दे रहा है। जो मैं बोल रहा था कि डॉक्टर जोन से तुम किधर हो, ये बात कैसे पता चलेगा, निगेटिव पॉजिटिव मानना पड़ेगा। मान लीजिए आप डॉक्टर जोन के सामने खड़े हैं, आपने कहा बीएसएफ की ओर को मैं पॉजिटिव डायरेक्शन मानता हूं और उसका अपोजिट डायरेक्शन को मैं निगेटिव मानता हूं, तो कोई अगर यहां पे खड़ा है तो बोला जाएगा कि तुम s इक्वल टू 60 मीटर पे हो। इसी डायरेक्शन से कोई अगर यहां पे खड़ा है तो s इक्वल टू -60 मीटर पे हूं। तो ये 60 से ये 60 कमजोर नहीं है, बस ये बता रहा है कि ये जो अपना सेलेक्टेड ओरिजिन है, इससे हम पॉजिटिव डायरेक्शन में 60 मीटर आगे हैं यहां पे, और यहां बोला जा रहा है सेलेक्टेड ओरिजिन से निगेटिव डायरेक्शन में 60 मीटर इधर है। तो यही बात आपको बोला जा रहा है कि डायरेक्शन के लिए माइनस साइन यूज किया जाएगा, कहां पे, वेक्टर्स के दुनिया में जो है वो साइन का वैल्यू। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं और सभी बातों को समझने का कोशिश करते हैं जो भी अभी तक बताया गया है। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि इफ अ बॉडी मूव्स फ्रॉम A to B with a speed of 10 meter per second and
B2C with a speed of 20 meter per second. Then calculate the average speed and average velocity for this जर्नी। देखिए यहां पे क्या बोला जा रहा है, यहां पे बोला जा रहा है कि ये ए नाम का कोई पॉइंट था, एक आदमी है जो ए से बी पहुंचा। प्रॉब्लम में दिया हुआ है कि ये जो दूरी है वो 800 मीटर के बराबर है ए से बी जाने में, बोला ही गया है कि ए बी सी क्या है वो बताया जाएगा क्वेश्चन में। फिर ये यहां पे सी पहुंचा और ये वाला दूरी जो क्वेश्चन में दिया गया है वो बोला गया है 600 मीटर इसके बराबर है। अब देखिए यहां पे हम लोगों से एवरेज स्पीड भी पूछा है और एवरेज वेलोसिटी भी पूछा है। जर्नी देख के ही लगता है दो पार्ट में हुआ है, एक ए से बी गया है और बी से सी गया है, तो दोनों पार्ट के जर्नी के लिए हमको बताना है सब कुछ। सबसे पहले यहां पे देखिए कि पार्ट 1 में जो स्पीड या वेलोसिटी बोले इस डायरेक्शन में जो है पार्ट 1 में बोला गया है वो 10 मीटर पर सेकेंड इसके बराबर, ठीक है। और पार्ट 2 में बोला गया है जो स्पीड या वेलोसिटी है उसका वैल्यू क्या है, पार्ट 2 में बोला गया है स्पीड को अब की बार डबल करके चला तो 20 मीटर पर सेकेंड इसके बराबर ऐसा हो रहा। अब देखो हम लोगों को दोनों ही चीज निकालने के लिए अगर देखें, हमको अगर एवरेज स्पीड चाहिए, मान लीजिए कि स्पीड चाहिए हमको एवरेज, तो ऊपर में टोटल डी, तो यही बात बोला गया जहां कहीं भी स्पीड होगा उसका जन्म डिस्टेंस से हुआ है, वो डिस्टेंस को फॉलो करेगा। नीचे में टोटल टाइम इसके बराबर। अगर हमको चाहिए क्या, अगर हमको चाहिए एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी के लिए ऊपर में वेलोसिटी का जन्म हुआ है डिस्प्लेसमेंट से, नीचे में क्या होना चाहिए, नीचे में टोटल टाइम, ये ऐसा होना चाहिए। अब यहां पे देखिए टाइम के बारे में आइडिया नहीं है, जैसे लगाना हो वैसे लगाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। T1 निकालने के लिए पार्ट 1 का डिस्टेंस बाय पार्ट 1 का वेलोसिटी, डिस्टेंस है 800 मीटर, वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो पार्ट 1 में 80 सेकेंड लगा होगा। सोच के भी लगता है 1 सेकेंड में 10 मीटर या 10 मीटर के लिए 1 सेकेंड, तो 800 मीटर के लिए 80 सेकेंड, यहाँ का T1 मिल गया। पार्ट 2 में T2 चाहिए, टोटल टाइम का ही हिसाब कर देते हैं, D2 डिवाइडेड बाई इस पार्ट का वेलोसिटी। D2 देखिए कितना के बराबर है, 600 के बराबर, और इस पार्ट का वेलोसिटी 20 के बराबर है। अब की बार देखिए कितना टाइम लग रहा है, तो 60/2 30 सेकेंड अब की बार ऐसा लगा। अब देखो टोटल डिस्टेंस में कोई समस्या नहीं है, डिस्टेंस के बारे में बोला भी गया है द लेंथ ऑफ ट्रू पाथ, की जो सच में रास्ता था, तो सच में क्या रास्ता है, ये D1 है ये D2 है, तो लेंथ ऑफ द पाथ जिस रास्ते से जर्नी हुआ डिवाइडेड बाय टाइम T1 प्लस T2, तो डिस्टेंस जो यहां पे देखिएगा D1 प्लस D2, तो उसका वैल्यू 800 प्लस 600 कितना के बराबर, तो 1400 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। डिवाइडेड बाय यहां पे क्या होना चाहिए, 120 के बराबर, टोटल टाइम 80 प्लस 30, 120 होना चाहिए, 110 होना चाहिए, 80 में 30 जोड़िएगा तो 110 ही आएगा। तो यहां से देखिए क्या हो गया, ये 110 के बराबर, इन दोनों को हिसाब कर दीजिए, 140 डिवाइडेड बाई 11 कीजिएगा, तो 11 का जो 12 टाइम्स होता है उससे थोड़ा ज्यादा आ रहा है कि 11 का 12 टाइम 134 होता है। तो यहां से देखिए स्पीड जो आया एवरेज, तो एवरेज स्पीड का वैल्यू कितना के बराबर आया, एवरेज स्पीड का वैल्यू आ गया आपका इस नंबर के बराबर। हिसाब किताब तो जो है वो कर लीजिए।
अब एवरेज वेलोसिटी चाहिए कंप्लीट जर्नी के लिए, तो अगर एवरेज वेलोसिटी चाहिए कंप्लीट जर्नी के लिए तो अब देखिए डिस्टेंस को भूल जाइए। इस कंप्लीट जर्नी में टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से आप बोल सकते हैं कि टोटल डिस्प्लेसमेंट जो हुआ होगा वो √(d1² + d2²). तो टोटल डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू यहां पे देखिए 800 का स्क्वायर प्लस 600 का स्क्वायर, ये ऐसा होगा, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, मतलब 80 + 10 जो अपना 30 है, इसके बराबर टोटल टाइम ऐसा होना चाहिए। ऊपर में सॉल्व कीजिएगा तो ये करीब 1000 के बराबर बनेगा। दोनों ट्रिपलेट है, 8 और 6 का स्क्वायर जुड़ के 10 होता है, तो 800 600 का स्क्वायर जो हिसाब कीजिएगा देखिएगा 1000 के बराबर आएगा। डिवाइडेड बाय 110 है, यहां 0 से 0 कट गया, 99 रिपीट होता चला जाएगा कि 9.99 इस तरीके से अगर इसको कीजिएगा तो कितना मीटर पर सेकेंड, ये किसका वैल्यू आ गया, जो आपका भी एवरेज है, वेलोसिटी एवरेज, उसका वैल्यू ये आ गया। तो यहां पे कहने का मतलब बस इतना ही समझाना था कि जो जर्नी है उस जर्नी में आपका जो टोटल डिस्टेंस कवर किया है वो स्पीड को निर्धारित करेगा, और डिस्प्लेसमेंट से कौन निर्धारित होगा, आपका जो वेलोसिटी है उसका वैल्यू। चलिए इससे आगे बढ़ा जाए, इसको हटाया जाए। अब इससे आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो देखिए अब हम लोगों को जो अगला बात देखना है वो देखना है टाइप्स ऑफ मोशन। कि देखिए 1D मोशन हो रहा है, तो 1D मोशन में दो तरीके का मोशन हो सकता है। पहला, अब स्पीड उतना इंपॉर्टेंट नहीं होगा, वेलोसिटी पे ही फोकस करेंगे ज्यादातर आप। तो पहला मोशन जो होता है उसको बोला जाता है यूनिफॉर्म मोशन। कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हुआ, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हुआ कि द मोशन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड यूनिफॉर्म मोशन। कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हुआ कि वो मोशन जिसमें जो मोशन का वेलोसिटी है वो बदला ही नहीं। कहने का मतलब t = 0 पे वेलोसिटी मान लो 5 मीटर पर सेकेंड है, जस्ट एग्जांपल दिया है कोई सा भी नंबर। t = 2 पे वेलोसिटी स्टिल कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड है। t = 4 पे वेलोसिटी स्टिल 5 मीटर पर सेकेंड है। तो आगे जाके ग्राफ के बारे में सेपरेटली पूरा का पूरा पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे देखिए वेलोसिटी और टाइम का अगर ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा, जिंदगी में कोई सा भी समय पे चले जाइए, वेलोसिटी का वैल्यू कांस्टेंट है। कि वेलोसिटी यहां क्या हो रहा है, बदल ही नहीं रहा है। जो वेलोसिटी शुरुआत में था वही वेलोसिटी एकदम कायम है। आज देखा तो भी 5 मीटर पर सेकेंड, कल देखा तो भी 5 मीटर, परसों देखा तो भी 5 मीटर। तो यूनिफॉर्म मोशन का VT ग्राफ ऐसा होता है। जब ग्राफ पढ़ेंगे तो एक जगह सारा ग्राफ इकट्ठा किया जाएगा, तब फिर से आएगा, बट इसको याद रखना है मोशन यूनिफॉर्म होगा तो ऐसा। दूसरा मोशन क्या हो सकता है, तो दूसरा मोशन हो सकता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन का क्या मतलब हुआ, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब हुआ कि द मोशन विथ, जो चीज बदलता है उसको वेरिएबल बोलते हैं, ये बात तो सभी जानते ही है। कि द मोशन विथ वेरिएबल वेलोसिटी इज कॉल्ड क्या, इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। कि जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है उसमें जो वेलोसिटी है वो जिंदगी भर सेम नहीं रहेगा। मान लीजिए पहला बार मैं बॉडी को देखा तो 5 मीटर पर सेकेंड का वेलोसिटी था, उसको अभी कुछ देर में और नाम दे देंगे। जब दूसरा बार देखा तो वेलोसिटी बढ़ के हो गया कितना के बराबर, जब दूसरा बार देखा तो वेलोसिटी बढ़ के 8 मीटर पर सेकेंड के बराबर हो गया। ठीक है, जब और थोड़े देर बाद देखा
तो वेलोसिटी बढ़ के 11 मीटर पर सेकेंड के बराबर हो गया। तो ऐसे मोशन को नॉन यूनिफॉर्म मोशन कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहीं पे देखिए, शुरुआत में वेलोसिटी क्या है, तो शुरुआत में वेलोसिटी 5 से शुरू हो रहा है, कि जब मैंने पहला बार देखा तो 5 से शुरू हो रहा है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे देखिए वेलोसिटी बढ़ रहा है। जरूरी नहीं है, देखो ये वाला केस बहुत ही सिंपल है और इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये वाला केस है कि मान लीजिए एक गाड़ी है जो अभी पार्किंग में खड़ी है, उसका तो जो नाम होता है, जो ऐसे बाइक भी चलाते हैं तो जिस चीज को आप स्पीड बढ़ाते हैं उसका नाम ही है क्या, एक्सेलरेटर। कि एक्सेलरेटर क्या करता है, गाड़ी 0 से स्टार्ट हुआ है, थोड़े देर बाद देखोगे ये गाड़ी का स्पीड मान लीजिए जो वहां पे शो करता है वो तो किलोमीटर पर आवर में कि 30 किलोमीटर पर आवर हो गया। थोड़े देर बाद उसका स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो ये ऐसा हो गया, ये स्पीड बढ़ने का बात है, बढ़ना ही जरूरी नहीं है। इसी गाड़ी पे ब्रेक लगेगा, ट्रैफिक में आ गया तो ब्रेक लगाने से 40 भी हो सकता है। तो यही बात बोला गया कि जिसमें स्पीड घटेगा और बढ़ेगा ऐसे मोशन को हम लोग नॉन यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या है समझने का, जैसे यूनिफॉर्म में कि जिंदगी भर इतना ही स्पीड है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको नाम दिया गया एक्सेलरेशन। कि एक्सेलरेशन का मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोगों को वेलोसिटी ये बताता है कि v इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, कहने का मतलब क्या हुआ, ईच सेकेंड में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट चेंजेस बाय 5 मीटर। यही इसका मतलब हुआ कि अभी यहां है 1 सेकेंड बाद 5 मीटर आगे, 1 सेकेंड बाद और 5 मीटर आगे। तो ये एक्सेलरेशन का चाइल्ड प्ले वाला डेफिनेशन जो है, कल सबको कैलकुलस वाला डेफिनेशन देंगे, अगर आज चाइल्ड प्ले वाला डेफिनेशन देखेंगे तो क्या बोला जाता है कि द चेंज इन वेलोसिटी इन यूनिट टाइम, कि वेलोसिटी कितना से बदल रहा है, टाइम, इज कॉल्ड क्या, इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। कि चेंज जो होगा वेलोसिटी में इन यूनिट टाइम, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन बोलते हैं। अब वो डेफिनेशन समझने से पहले 3 टर्म को समझना बहुत जरूरी है। देखिए ये टर्म आगे मोशन पढ़ेंगे या अन्य चैप्टर्स में भी बार बार आएगा। देखो इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ कि जब आप किसी बॉडी को पहली बार देख रहे हो उस समय के स्पीड को, उस समय के वेलोसिटी को इनिशियल वेलोसिटी बोला जाता है। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब क्या है कि वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0। जरूरी नहीं है पहली बार हमको हमेशा 0 वेलोसिटी पे ही मिले। जैसे मान लो एक ड्राइवर है, वो ट्रेन को चला रहा है अभी 80 किलोमीटर पर आवर से, दूसरा ड्राइवर उसको हटा के आया तो उसके लिए इनिशियल स्पीड 80 हो जाएगा। कि जरूरी नहीं है ये हमेशा 0 हो, पहली बार आपने जो बॉडी को देखा उस समय के स्पीड को इनिशियल वेलोसिटी बोला जाता है। फिर उसके बाद आखिरी बार जब आपने बॉडी को देखा उस समय के वेलोसिटी को फाइनल वेलोसिटी बोला जाता है। इसके दौरान फाइनल वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी एट t इक्वल टू t, कि t समय बाद हमने अगर बॉडी को देखा तो t क्या है, t है अपना टाइम। कि आपने एक बार बॉडी को सबसे पहली बार देखा, उसका स्पीड क्या था, उसका स्पीड u के बराबर। मान लो आपने बॉडी को 5 सेकंड के लिए देखा तो 5 सेकंड बाद t 5 सेकंड हो गया, 5 सेकंड बाद उसका स्पीड v के बराबर था। तो एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन किया गया है, तो ये बेसिक डेफिनेशन सभी लोग जानते होंगे, v माइनस यू डिवाइडेड बाई t, इसके बराबर एक्सेलरेशन होता है। अब देखो अगर अब दूसरा डेफिनेशन पे आते हैं कि अगर मान लो पहली बार मैंने देखा
और बॉडी का स्पीड 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसके बराबर था। ठीक है, फिर मैंने जब बॉडी को मैं देखता रहा और फाइनली मुझे पता चला कि इस बॉडी का जो स्पीड है वो बढ़ के हो गया 16 मीटर पर सेकेंड। सॉरी, यहां पे u का जो यूनिट है और v का जो यूनिट है वो थोड़ा गलत दे दिया गया ना। अभी एक के यूनिट पे आते हैं, पहले u और v को देखिए कि स्पीड है तो 4 मीटर पर सेकेंड और v का वैल्यू कितना हो गया 16 मीटर पर सेकेंड ऐसा हो गया। इस काम को होने में कितना लगा है, t इक्वल टू मान लीजिए 3 सेकेंड ऐसा लगा है। कोई हमसे बोलेगा कि मोशन कैसा है तो आप बोलोगे भाई मोशन नॉन यूनिफॉर्म है। क्यों? क्योंकि स्पीड कांस्टेंट नहीं है, 4 से बढ़ के 16 हुआ है। तो 4 से बढ़ के अगर 16 हुआ है तो कभी ना कभी जिंदगी में 8 हुआ होगा, 10 हुआ होगा, 12 हुआ होगा, तभी जाके तो 16 हुआ है। तो स्पीड बदलते हुए जा रहा है। अब कोई बोले एक्सेलरेशन का वैल्यू बताओ, तो एक्सेलरेशन का वैल्यू v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी इसके बराबर होना चाहिए। फाइनल है अपने पास 16, शुरुआत में था 4 डिवाइडेड बाई 3। यहां पे देखिए कितना के बराबर हो गया, तो यहां पे देखिए ऊपर में 12 और नीचे में डिवाइडेड बाई 3, तो एक्सेलरेशन कितना के बराबर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसके बराबर आ गया। देखिए इसका क्या मतलब हुआ, अगर एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर है, इसका मतलब यही बात समझने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं कि वेलोसिटी चेंजेस बाय 4 मीटर पर सेकेंड इन ईच सेकेंड। यही बात है कि वेलोसिटी चेंजेस बाय 4 मीटर पर सेकेंड इन ईच सेकेंड। एक्सेलरेशन यही सूचना देता है कि वेलोसिटी हर सेकेंड में कितना से बदल रहा है। मान लीजिए कोई वैल्यू ऐसा है जहां पे एक्सेलरेशन आया 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा u और v का वैल्यू हो, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि वेलोसिटी चेंजेस बाय कितना से 3 मीटर पर सेकेंड इन ईच सेकेंड। कि यहां पे आपको वेलोसिटी कितना से बदला, लास्ट में जब डिफाइन करेंगे कैलकुलस वाला तो वहां पे यही बात बोला जाएगा कि पोजीशन कैसे बदल रहा है वो बताता है वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कैसे बदल रहा है वो बताता है एक्सेलरेशन। कि जैसे मान लीजिए पहले के डेफिनेशन में हम लोग बोलते थे v इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड है, कहने का मतलब t इक्वल टू 0 पे यहां से शुरू किए हैं तो 1 सेकेंड बाद 5 मीटर आगे होंगे, 1 सेकेंड और बीता, 2 सेकेंड के बाद कितना मीटर, 5 मीटर से और आगे, 3 सेकेंड के बाद 5 मीटर से और आगे। तो वेलोसिटी आपका बता रहा है हर सेकेंड में कितना दूर जा रहे हो। अभी अभी आया है एक्सेलरेशन कितना, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के बराबर। देख लीजिए आपने बोला था जो इनिशियल स्पीड है वो 4 मीटर पर सेकेंड है t इक्वल टू 0 पे। हमने क्या बोला, जितना एक्सेलरेशन है उतना से स्पीड हर सेकेंड में बढ़ेगा। t इक्वल टू 1 पे देखिए 4 में 4 जोड़ो 8 के बराबर हो गया। 1 सेकेंड बाद कितना से बदल गया, 4 मीटर पर सेकेंड से बदल गया। t इक्वल टू 2 पे देखो और 4 मीटर पर सेकेंड से बदल के 12 मीटर पर सेकेंड हो गया होगा। t इक्वल टू 3 पे देखिए, यही तो आपका डाटा था जो आपने लिया था कि शुरुआत में 4 मीटर पर सेकेंड है, 3 सेकेंड बाद देखो 16 मीटर पर सेकेंड है। तो हर बार ऐसे ही करेंगे क्या? नहीं, हर बार ऐसे नहीं करेंगे। हम लोगों को फॉर्मूला पता है क्या कि a इक्वल टू v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी इसके बराबर होता है। तो यहां से देखिए v माइनस यू इक्वल टू एटी के बराबर पहला फॉर्मूला आ गया v इक्वल टू यू प्लस एटी इसके बराबर। कि जो पहला फॉर्मूला आया v इक्वल टू यू प्लस एटी, इसी को बोला जाता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यहां पे देखिए v इक्वल टू यू प्लस एटी का पर्पस क्या है
कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी का पर्पस ये है कि गलती से अगर मुझे कोई बता दे कि भाई शुरुआत में जो स्पीड देखा वो 3 मीटर पर सेकेंड इसके बराबर था और इस बॉडी पे किसी ने आके एक्सेलरेशन अप्लाई कर दिया 2 मीटर पर सेकेंड का, तो फर्स्ट इक्वेशन जो तीनों पढ़ेंगे बारी बारी से उसका पर्पस जानना जरूरी है। तो फर्स्ट इक्वेशन का पर्पस क्या है कि आप हमको इनिशियल वेलोसिटी दे दो, आप हमको इनिशियल वेलोसिटी दे दो, आप हमको खाली एक्सेलरेशन दे दो, उसके बाद आप पूछो कब का, जिस समय का वेलोसिटी हम आपको बता देंगे। 2 सेकेंड का वेलोसिटी चाहिए, u प्लस ए टी का वैल्यू 2 यूज कर दीजिए, 3 प्लस 2 इंटू 2, यहां पे देखिए 2 मीटर के बाद जो वेलोसिटी होगा वो 7 मीटर पर सेकेंड इसके बराबर। आप मुझे टाइम बताइए कि कब का वेलोसिटी चाहिए, 4 सेकेंड पे चाहिए, v4 इक्वल टू यू प्लस ए टी, वैल्यू पुट कीजिए, 3 प्लस 2 इंटू 4, 8 मीटर पर सेकेंड इसके बराबर। तो फर्स्ट इक्वेशन का हमारे जीवन में क्या पर्पस है, फर्स्ट इक्वेशन का हमारे जीवन में यही पर्पस है। अगला इक्वेशन s इक्वल टू डेराइव करते हैं, अभी पहले देख लीजिए, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हम लोग बचपन से पढ़ते हैं। इसका क्या पर्पस है कि आप मुझे u बता दीजिए, आप मुझे a बता दीजिए, हम आपको बता देंगे टी टाइम बाद बॉडी कितना डिस्टेंस कवर कर ली होगी। तो यही है क्या, यही है आपका इक्वेशन ऑफ मोशन कि आप हमको u बताइए, a बताइए, हम कुछ भी बता देंगे। इसको डिटरमाइन करने के लिए जो इक्वेशन होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। कि इक्वेशन ऑफ मोशन हमको मदद करता है कि u और a पता है, किसी भी दिन का वेलोसिटी बता देंगे, u और a पता है, किसी भी दिन का डिस्प्लेसमेंट बता देंगे। इन सब काम में कौन मदद करेगा, तो इक्वेशन ऑफ मोशन मदद करेगा। अब अगला बात, 2 बात समझ के इक्वेशन ऑफ मोशन को शुरू किया जाएगा। देखिए अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि पहला मोशन जो था उस मोशन के बारे में क्या पढ़ा, तो पहला मोशन के बारे में पढ़ा यूनिफॉर्म था। तो यूनिफॉर्म मोशन में कोई एक्सेलरेशन पूछेगा तो यूनिफॉर्म में देखिए, यूनिफॉर्म में हम लोग जानते हैं कि यूनिफॉर्म मोशन में तो वेलोसिटी कांस्टेंट होता है। तो जिस मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट होता है वहां पे क्या u तो u है ही, v किसके बराबर होगा, u के बराबर ही। तो यूनिफॉर्म मोशन में एक्सेलरेशन जो होगा वो ऑलवेज 0 के बराबर होगा। तो यूनिफॉर्म में तो सोचना ही नहीं है। देखिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो है वो 2 तरीका से हो सकता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक तरीका हो सकता है कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो सकता है, या फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन जो हो सकता है वो हो सकता है वेरिएबल एक्सेलरेशन। देखिए वेरिएबल एक्सेलरेशन जो है वो अपना सॉरी जो वेरिएबल एक्सेलरेशन है वो अपना 10% सिलेबस भी नहीं है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन जो है वो अपना 60% सिलेबस है और यूनिफॉर्म मोशन जो है वो अपना कितना, यूनिफॉर्म मोशन अपना 30% सिलेबस है। देखिए यूनिफॉर्म मोशन में ज्यादा समस्या ही नहीं है। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन 0, ये बात तो बता दिया गया, इसको पढ़ना बहुत आसान होगा। जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाला मोशन है उसको कैसे पढ़ेंगे, उसके लिए हमारे पास 3 इक्वेशन होगा। तो इक्वेशन ऑफ मोशन से पढ़ेंगे। और वेरिएबल एक्सेलरेशन को पढ़ने में जो बार बार बोल रहे हैं कि नेक्स्ट क्लास से हम लोगों का कैलकुलस वाले डेफिनेशंस आएंगे, तो ये हम लोगों को मदद करेगा। देखो बात क्या है कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का मतलब क्या हुआ,
यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड का मतलब यह हुआ कि अगर एक्सेलरेशन का वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन बोल रहे हैं, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड बोल रहे हैं, तो लाइफ टाइम सेम क्या होगा, सेम थ्रू आउट द जर्नी। कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब, कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले मोशन का मतलब, एक्सेलरेशन जो है वही जिंदगी भर रहेगा, एक्सेलरेशन कभी बदलेगा नहीं। वेलोसिटी बदल सकता है, वेलोसिटी तो बदलेगा ही अगर एक्सेलरेशन का कुछ वैल्यू है, वेलोसिटी ना बदले उसके लिए तो एक्सेलरेशन 0 होना पड़ेगा। अगला क्या है, अगला जो मोशन है वो है वेरिएबल एक्सेलरेशन वाला। वेरिएबल एक्सेलरेशन वाला मोशन कैसा है कि मान लीजिए यहां पे अगर आपका एक्सेलरेशन आज है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, थोड़ा देर बाद एक्सेलरेशन हो जाए 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, थोड़ा और देर बाद एक्सेलरेशन हो जाए 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं, ये आपका वेरिएबल एक्सेलरेशन है। वेरिएबल एक्सेलरेशन में इक्वेशन ऑफ मोशन वैलिड नहीं होता है। इक्वेशन ऑफ मोशन को केवल और केवल कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले में लगा सकते हैं। अब कांस्टेंट और वेरिएबल एक्सेलरेशन कैसे आता है उसको समझने के लिए एक सिंपल सा बात समझते हैं। देखिए, जो हम लोगों का टॉपिक नंबर 2 होगा, जिसको हम लोग फोर्स पढ़ेंगे, एक्सेलरेशन का कोई अगर फादर फिगर है, एक्सेलरेशन का कोई प्रोड्यूसर है, तो वो फोर्स है। कि एक्सेलरेशन आया कहां से, गाड़ी में एक्सेलरेशन होता है तो एक्सेलरेशन आया कहां से, तो एक्सेलरेशन हमेशा फोर्स से आता है। मान लीजिए ये फॉर्मूला तो बचपन से पढ़ रहे हैं, सभी लोगों को याद ही होगा कि F इक्वल टू एम ए, तो A इक्वल टू कितना, F बाई एम ऐसा होना चाहिए। तो अगर बॉडी के ऊपर कांस्टेंट फोर्स है, मान लो 10 न्यूटन है, जिंदगी भर 5 केजी का बॉडी है, 10 न्यूटन है यही फोर्स, आज देखिए एक्सेलरेशन 10/5 इक्वल टू 2। अब अगला बार में देखिए वही फोर्स है, अगर जिंदगी भर, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट कैसे होता है या वेरिएबल कैसे होता है, ये बात को समझना है। मान लो तो कांस्टेंट किसके लिए, अगर बॉडी का कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, क्यों कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, कि बॉडी के ऊपर कांस्टेंट फोर्स काम कर रहा है। अगर फोर्स नहीं बदलेगा तो एक्सेलरेशन क्यों बदलेगा। अब मान लीजिए यही बॉडी है 5 केजी का, शुरुआत में एक आदमी ताकत लगाया, अभी हल्का ताकत लगाया, एक्सेलरेशन देखिए 10/5 2 के बराबर है। वही आदमी को लगा कि नहीं चलो अब और थोड़ा तेज करते हैं, तो इसको मूव करने के लिए फोर्स को बदल के 15 न्यूटन कर दिया। एक्सेलरेशन देखिए 10/5 किसके बराबर, 3 के बराबर हो गया। तो कहने का मतलब क्या, वेरिएबल क्या हुआ, वेरिएबल एक्सेलरेशन कब आया, जब आपका वेरिएबल फोर्स काम किया। कांस्टेंट एक्सेलरेशन वाले प्रॉब्लम किससे सॉल्व होंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन से सॉल्व होंगे। वेरिएबल एक्सेलरेशन वाले प्रॉब्लम किससे सॉल्व होंगे, वेरिएबल एक्सेलरेशन वाले प्रॉब्लम बहुत कम होगा, 10% प्रॉब्लम ही, बट वो कैलकुलस से सॉल्व होंगे। अब देखिए एक्सेलरेशन जो है वो लास्ट बात है, इक्वेशन ऑफ मोशन से पहले पॉजिटिव हो सकता है। एक्सेलरेशन अगर पॉजिटिव होता है तो बॉडी क्या होता है, बॉडी का स्पीड अप होता है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव होने का बहुत सिंपल एग्जांपल है, जैसे समझिए कि कोई बॉडी मुझे मिला और उसका जो स्पीड था वो 2 मीटर पर सेकेंड था। उसको मैंने धक्का मारा और उसके स्पीड को बढ़ा के हम लोगों ने कितना कर दिया, तो उसके स्पीड को बढ़ा के हम लोगों ने 10 मीटर पर सेकेंड ऐसा कर दिया। कितने देर तक उसके ऊपर धक्का मारा, तो 4 सेकेंड के लिए धक्का मारा। तो ये क्या हो गया, यहां पे एक्सेलरेशन v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। तो v माइनस यू, v है 10, u था 2 डिवाइडेड बाई 4,
2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। ये तो आप हम सभी जानते। देखिए एक्सेलरेशन कब पॉजिटिव होता है कि बॉडी के ऊपर जिस डायरेक्शन में बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में फोर्स है, उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। देखो अगर मान लो इंजन क्या करता है, स्पीड को बढ़ाता है। इंजन अगर स्पीड को बढ़ा रहा है तो इंजन किधर की ओर फोर्स लगा रहा है, सामने की ओर फोर्स लगा रहा है। मान लीजिए पेडल मार के हम लोग क्या कर रहे हैं, सामने की ओर फोर्स लगा रहे हैं, तो यहां पे स्पीड अप हो रहा है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। ये सिंपल केस है, सबको समझ में आ जाएगा। अगला जो बात है वो क्या है कि बॉडी का एक्सेलरेशन जो है वो निगेटिव भी हो सकता है। बॉडी का एक्सेलरेशन निगेटिव होने का क्या मतलब है कि देखिए जरूरी तो नहीं है हर बार स्पीड बढ़ाया ही जाए। मैं ट्रैफिक में था, 10 मीटर पर सेकेंड से मेरा चल रहा था मान लीजिए बाइक, उसको मुझे सडनली कम करके लाना पड़ा 1 मीटर पर सेकेंड पे। कितना देर में? 3 सेकेंड के अंदर में। तो एक्सेलरेशन का डेफिनेशन नहीं बदलता है। जो सबसे अंत में था वही फाइनल है, जो सबसे शुरू में था वही इनिशियल है। टाइम टी जितना लगा बदलने में, सबसे अंत में देखिए 1 है, शुरू में -10 है, डिवाइडेड बाई टाइम 3 के बराबर -9/3। तो ये किसके बराबर आ गया? तो -3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसके बराबर। यहां पे कहने का मतलब क्या हुआ? देखिए निगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब होता है स्पीड घट रहा है, स्पीड घट रहा है। और ये काम कौन करता है? देखो गाड़ी के ऊपर, गाड़ी का यू था इस डायरेक्शन में। अभी अभी हम लोगों ने क्या बोला कि निगेटिव होना कोई पाप नहीं है। निगेटिव होने का मतलब यह है कि सिर्फ और सिर्फ इसके ऊपर लगने वाला फोर्स उल्टा दिशा में है, इसका एक्सेलरेशन उल्टा दिशा में है। कि मान लो इधर से कोई 10 से आ रहा है, मैं इधर से ऐसे रोकूंगा तभी तो उसका 10 1 होगा। कोई 10 से ऐसे जा रहा है और मैं भी ऐसे ही धकेलूंगा तो उसका क्या होगा? और बढ़ने का स्पीड चांस है। तो एक्सेलरेशन कमने का मतलब क्या है? ऐसा कौन लगा सकता है? तो ऐसा लगाता है आपका ब्रेक, कि ब्रेक निगेटिव एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करके चीजों को रोक भी सकता है। यही बात हम लोग कह रहे थे कि यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब बदलना है। वेलोसिटी बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। वेलोसिटी बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, और मतलब यह हुआ कि जिधर की ओर पहले वेलोसिटी था उधर ही फोर्स है, उधर ही एक्सेलरेशन है। अगर वेलोसिटी घट रहा है मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन है। कहने का मतलब यह हुआ कि आप अगर इंजन को देखें तो गाड़ी में जो इंजन होता है वो क्या करता है? इंजन गाड़ी को इधर की ओर फोर्स लगा के एक्सेलरेशन को क्या करता है? पॉजिटिव करता है। दूसरा क्या है? अगर ब्रेक को देखोगे तो ब्रेक इधर की ओर फोर्स लगा के एक्सेलरेशन को क्या करता है? निगेटिव करता है। तो ये अलग अलग कंपोनेंट का काम है, हम लोग को भी जरूरत पड़ सकती है। कोई साइकिल चला रहा है, आप उसी डायरेक्शन में धक्का मारो, स्पीड बढ़ेगा, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। कोई साइकिल चला रहा है, इधर से आप इधर से धक्का मारोगे, उसका स्पीड घटने लगेगा, एक्सेलरेशन निगेटिव हो जाएगा। बताइए जो गाड़ी का इंजन है निगेटिव एक्सेलरेशन कब प्रोड्यूस कर सकता है? गाड़ी में कुछ बैक गियर होता है, इंजन जो है केवल और केवल बैक गियर के समय इंजन पीछे लेके जाता है, बाकी इंजन हमेशा आगे ही लेके जाता है। जो गाड़ी में रिवर्स गियर होता है, रिवर्स किसके लिए होता है? पीछे करने के लिए, उस समय ये काम आएगा। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो एक ग्राफ हम लोगों को समझना पड़ेगा। वो ग्राफ कौन सा है? उस ग्राफ को नाम दिया गया है वेलोसिटी टाइम डायग्राम। कि ये ग्राफ किस चीज का है? ये जो ग्राफ है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस ग्राफ में बताया जाता है वेलोसिटी वर्सेस टाइम, कि टाइम के साथ वेलोसिटी कैसे बदलेगा। तो पहला मोशन कौन सा? पहला मोशन है
यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन में तो सोचना ही नहीं है। अगर यूनिफॉर्म मोशन में देखेंगे तो यूनिफॉर्म मोशन में जो अपना एजम्पशन ही क्या है कि वेलोसिटी कांस्टेंट, जो वैल्यू वही वैल्यू जिंदगी भर की। वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी का वैल्यू जो है वो कांस्टेंट है। फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल हो सकता है कि किसी बॉडी का वेलोसिटी अगर 2 मीटर पर सेकेंड है, इरिस्पेक्टिव ऑफ कि आप कौन से समय पे देखते हो, 0 पे भी वही वेलोसिटी, 1 पे देखो तो भी वही, 2 पे देखो तो भी वही, जिंदगी भर वेलोसिटी सेम है। तो यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होता है। जो भी चीज जिंदगी में कांस्टेंट रहता है उसका ग्राफ ऐसा ही बनता है, यहां नहीं। फिजिक्स में ग्राफ भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बात कीजिएगा तो 50 क्वेश्चन, मान लीजिए भले ही 45 बनाना है, बट उस 50 क्वेश्चन में 6 से 8 कम से कम ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसमें ग्राफ या तो इनपुट दिया हुआ हो ग्राफ, और आपको बताना है भाई ग्राफ देख के क्या, या फिर ग्राफ एज एन आउटपुट की ऑप्शन में ग्राफ रहे। कम से कम 6 से 8 क्वेश्चन ग्राफ बेस्ड रहना ही है। तो ग्राफ का बेसिक जानकारी जैसे जैसे हम पढ़ाते हैं वैसे वैसे ही बताते रहते हैं। रेगुलर कोर्सेज में तो काइनेमेटिक्स को स्टॉप करके 2 दिन तक पूरा ग्राफ ही बताते हैं। कैलकुलस पार्ट जब पढ़ाते हैं, अगला पार्ट जब होगा। बाकी दूसरा जो टाइप ऑफ मोशन है उसमें देखिए बहुत आसानी से समझ सकते हैं उसमें भी कि दूसरा टाइप ऑफ मोशन हम लोगों का कौन सा था, जिसके पास एक्सेलरेशन है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, कि जिनके पास एक्सेलरेशन है। यहां पे तो एक्सेलरेशन 0 है। तो देखो यहां पे आपने क्या बोला कि शुरुआत में u क्या है, u है इनिशियल। तो u है इनिशियल, तो मान लो t इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी होता है उसी को तो आप u बोलते हो। थोड़े देर बाद वेलोसिटी और बढ़ जाएगा, थोड़े देर बाद और बढ़ जाएगा, फिर किसी टाइम t के बाद, तो ये देखिए यहां का vt ग्राफ ऐसे होगा, ऐसा होना चाहिए। इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने कहीं पे u इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड लिया, एक्सेलरेशन इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसा लिया, ठीक है। अब देखिए 1 सेकेंड बाद वेलोसिटी, तो v1 इक्वल टू u प्लस at, पहला फॉर्मूला तो ऐसे ही बता दिए हैं। तो u का वैल्यू देखिए कितना के बराबर 2, एक्सेलरेशन 1 इंटू 1 देखिए 3 के बराबर। 2 सेकेंड के बाद देखेंगे तो फिर से u प्लस at, u 2 के बराबर, एक्सेलरेशन 1 के बराबर, टाइम 2 सेकेंड। अब की बार देखिए 4 हो गया। v3 निकालेंगे u प्लस at, ऐसे करते चले जाइए आप, देखिए 5 हो जाएगा। तो ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बना, शुरुआत में t इक्वल टू 0 पे वेलोसिटी कितना था, तो u इक्वल टू देखिए 2 मीटर पर सेकेंड इसके बराबर। 1 सेकेंड पे जाके 2 से कितना हो गया, 3 हो गया। 2 सेकेंड पे जाके 4 हो गया। तो ग्राफ कैसा आया, ग्राफ इस तरीके का आया कि यूनिफॉर्म मोशन का जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है वो इस तरीके का आएगा जैसा vt ग्राफ बताया गया है। तो ये ग्राफ अभी ही इंपॉर्टेंट है इसलिए, बाकी ग्राफ के ऊपर एक सेपरेट लेक्चर लेंगे अभी आपका अपकमिंग क्लास में। चलिए इसको हटाते हैं। ये क्यों इंपॉर्टेंट है कि अगर हम लोग कभी जिंदगी में बॉडी का डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं, कि अगर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या होता है, किसी भी बॉडी का जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, इसके बराबर बॉडी का डिस्प्लेसमेंट होता है। कि जब कभी भी आपको बॉडी का डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो एरिया ऑफ vt ग्राफ ये आपका काम आएगा। जैसे मान लीजिए मैंने अभी अभी बनाया यूनिफॉर्म मोशन में vt ग्राफ है। अगर मुझे कोई बोले कि भाई 10 सेकेंड तक का डिस्प्लेसमेंट बताइए, जस्ट इसका एरिया निकाल दीजिए, यही एरिया आपको डिस्प्लेसमेंट दे देगा। अगर मान लीजिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, कोई मुझे बोले u से वेलोसिटी बढ़ के इतना हो गया, कोई बोले 10 सेकेंड तक का आप बताइए, 10 सेकेंड तक जो भी एरिया इसके नीचे आ रहा है उसको निकाल दीजिए। आप वहां तक का क्या बता देंगे, वहां तक का आप बता देंगे
क्या होने वाला है, डिस्प्लेसमेंट। तो अगला जो हम लोगों को टॉपिक पढ़ना है नेक्स्ट क्लास में, उसका हेडिंग डाल दीजिए कि इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। कि 3 इक्वेशन है जो इसी चैप्टर में नहीं, बहुत सारे चैप्टर्स में, जो हमने कहा कि 60% ऑफ द टाइम फिजिक्स में फोर्स कांस्टेंट होता है और मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसी चैप्टर में नहीं, जो पहले भी हमने आपको बोला है कि पहला 1 to 5 ये जो 5 चैप्टर है दैट इज कोर ऑफ फिजिक्स। अगर ये 5 चैप्टर आप अच्छे से समझते हैं तभी आपको रिमेनिंग चैप्टर्स में आसानी होगी। इक्वेशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में क्या बोला जाता है कि कोई बॉडी था जिसको मैंने पहला बार देखा तो वो यू वेलोसिटी से मूव कर रहा था। मैं उसको देखता रहा तो कुछ देर बाद उसका वेलोसिटी भी हो गया। इस दौरान उसने जो पाथ कवर किया वो एस क्या था, उसका डिस्प्लेसमेंट था, किसने एस डिस्टेंस कवर किया, और टी क्या था, टाइम था, और इसके ऊपर अप्लाइड एक्सेलरेशन ए के बराबर था। तो इन्हीं 5 लोगों के बीच 3 इक्वेशन आता है। तो इसमें से इनको तो आप जानते ही है कि u अपना था क्या, इनिशियल वेलोसिटी की इनिशियल वेलोसिटी क्या है, v था अपना फाइनल वेलोसिटी, ये क्या है, फिर उसके बाद t था कितना अपना टाइम जो जर्नी में लगा है, ये a क्या है, a है आपका अप्लाइड एक्सेलरेशन। कि अप्लाइड एक्सेलरेशन अपने ऊपर डिपेंड करता है। 4 लोग मिलकर धक्का मारोगे तो कितना एक्सेलरेशन होगा, मान लीजिए 2 ट्रक से खींचोगे तो कितना एक्सेलरेशन होगा। तो एक्सेलरेशन हमने कितना अप्लाई किया और मोशन करने के बाद जो आपका डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो S इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी। इन्हीं के बीच का रिलेशन, कुछ क्वेश्चंस डायरेक्टली इक्वेशन पे, फिर उसके बाद कैलकुलस डेफिनेशन ऑफ मोशन, इन सब को नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू रखा जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।